अंदर पापा ने जॉब क्विट कर दी थी मेरे से ना, परिवार की सिचुएशन भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और सुपर 30 के अंदर ये इन्वॉल्व हुए। इसमें एलिजिबल था और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ इसी सब्जेक्ट के बेसिस पे। एक बार नेट क्लियर हो रखा है। ये सिलेक्शन में या असफलता में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस रिवीजन और शॉर्ट नोट्स में। तो अजय पाल जी से निवेदन करूंगा कि जितेंद्र सारस्वत जी का जो है स्वागत करें। देखो, राजस्थानी परंपरा होती है कि साहब साफा हमारे राजस्थान का तरीके से गौरव माना जाता है, ठीक है। तो साफा पहना कर इनका स्वागत करें एक बार, और आप भी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। हौसले के तरकस में उम्मीद का एक ऐसा तीर जिंदा रख, कि हौसले के तरकस में उम्मीद का एक ऐसा तीर जिंदा रख। जिंदगी में सब कुछ हार जा, जिंदगी में सब कुछ हार जा, लेकिन फिर से अपने उम्मीदों पर जिंदा रहने का क्या हौसला रख, ध्यान रखना, हौसला रख, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, कई बार जीवन में हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट तो बहुत कम होते हैं ना, ठीक है। उतार चढ़ाव हर किसी के जिंदगी में आते हैं, चलते रहते हैं, चीजें हैं बदलती रहती हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अच्छा, आपको थोड़ा जोश आ जाएगा ना। मैं तो चाहता हूँ आप में से भी यहाँ समय के हिसाब से सब आते रहें, ठीक है। अभी तो बुला के क्या करेंगे, है ना, समय के हिसाब से, ठीक है। तो इंतजार जिस चीज़ का है, मैं जितेंद्र जी को बुला देता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ सर। आदरणीय देवतुल्य गुरुजनों के चरणों में सादर नमन, और आप सभी साथी मित्रों को धन्यवाद और आभार कि आप सभी यहाँ मेरे को सुनने के लिए उपस्थित हुए। और सापा तो वापिस इसलिए उतारा कि मैं भी आप में से ही हूँ, तो आप सबने नहीं लगा रखा तो मैं क्यों लगाऊँ। जैसे ये मेरा ही बेस था, तो इसमें से काफ़ी को मैं जानता हूँ, काफ़ी नए चेहरे दिख रहे हैं, जैसे टंका आज़ाद, अपने खेताराम जी और अपने सरदार भाई सारे ये साथ के ही हैं मेरे। तो जैसे मैं मेरा इंट्रो देता हूँ, मेरा नाम जितेंद्र सारस्वत और मैं जोधपुर के देवलिया गांव का रहने वाला हूँ। और मैं आज से बरोबर 1 साल पहले 17 अप्रैल को ही यहाँ पे आया था सुपर 30 के बैच में। आज के दिन बैच स्टार्ट हुआ था, 16 तारीख को हमारा फंक्शन वगैरह था, इनॉग्रेशन, और 17 को बैच स्टार्ट हुआ था। और लगभग 8 एक महीने में रहा था क्वालिटी एजुकेशन में, ऑफलाइन क्लास भी ली थी, टेस्ट सीरीज भी ले रखी थी। और उसके बाद RS प्री का यहाँ से हुआ मेरा प्री क्लियर, और उसके बाद 2 एग्ज़ाम दिए हैं, जहाँ दोनों जगह कोचिंग में आने के बाद अच्छे से तैयारी हुई, तो दोनों जगह सिलेक्शन हो गया साथ में, ये चीज़ें। और उसके बाद बीच में अभी 2 महीने ज्वाइन किया, मेरे को 1.5-2 महीना हो गया अभी, तो अभी टाइम मिल नहीं पा रहा था। अभी ट्रेनिंग खत्म हुई कल ही, तो आज मैं आया, आप सब से मिला और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब से मिल के। भाई आप सब में से ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और जगह बैठता था जो यहाँ ये भाई बैठा है, वो मान सकते हो लक्की सीट थी मेरे लिए, आपके लिए भी, आप जहाँ बैठे हो आपके लिए लक्की सीट होगी। और आप सभी RS वाले हो या SI वाले या मिक्स SI के? तो जैसे मैंने मेरी स्कूल वगैरह जोधपुर से ही की थी, 10th 12th दोनों। और फिर जोधपुर से आने के बाद मैंने यहाँ अजमेर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ में है, आप में से कई जानते होंगे, वहाँ से मैंने BSc MSc की थी, जो जून 2021 में मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने अगस्त सितंबर 2021 से प्रिपरेशन शुरू की थी। पहले मैं सूरतगढ़ था, वहाँ पे केसर जी सर है, जो मेरे मतलब शुरू में मेंटर थे, गाइड थे, आज भी है, लेकिन उनके पास था, उन्होंने बेसिक बताया सब कुछ। फिर उन्होंने नरेंद्र सर का, जिनको मैं यूट्यूब पे देखता रहता था, तो उन्होंने सुपर 30 बैच के बारे में बताया, फिर मैं यहाँ आया। तो नरेंद्र सर से मैं पहले से इंस्पायर था, उनकी स्ट्रगल जर्नी वगैरह देखी थी, और आप सब भी होंगे नरेंद्र सर से इंस्पायर के। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जर्नी की, और पटवारी 2012 में फर्स्ट रैंक थी, फिर RS में सेलेक्ट हुए, उसके बाद आज संस्था का कर रहे हैं मार्गदर्शन इतनी बड़ा का, तो उसके लिए मैं यहाँ आया था। और फिर कंटिन्यू सर के टच में रहा, और जो यहाँ की स्ट्रेटजी वगैरह थी, जो यहाँ का सिलेबस था, कोर्स था, सब उसके हिसाब से चल रहा। तो 1 साल के अंदर मेरी एक पहले हॉस्टल वार्डन में, एकलव्य मॉडल स्कूल में हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ये जॉब है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इस पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी RS मेंस ही कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। तो ये अब आपके तो अभी SI का आया नहीं नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी, और अभी पता भी नहीं है कब है पेपर। अभी कैसे चल रही है तैयारी, आप में से कोई बताएगा? अच्छी मीन्स कोर्स हो गया 1-2 बार या नहीं हुआ?
और टेस्ट सीरीज वगैरह बढ़िया चल रही है? हैं कहता राम जी? कोई खड़ा हो गया, एक जना ही बता दो किसी का कोर्स अगर हो गया हो तो। एसआई का अगर अच्छी चल रही है तब तो कोर्स हो गया होगा किसी का भी। हो गया कोर्स एक बार? बाकी है मेन यही है कि आप जो अभी का टाइम है शांति काल का, जब नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब करेंगे। कि जैसे आज मेरा भी जॉब नहीं होती तो मैं मान लो आरएस की कर रहा होता तैयारी, लेकिन जब एसआई का नोटिफिकेशन आता तो मैं भी एसआई की करता प्रिपरेशन। और उस टाइम 12 लाख 15 लाख जो बच्चे होंगे उनमें से 5-6 लाख जो सीरियस होंगे वो सारे प्रिपरेशन करेंगे। और फिर उस दौड़ में मतलब एक प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है किसी के भी सिलेक्शन होने की। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो शांतिकाल का समय है, जब बाकी बच्चे कोई डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो मैं अभी जॉब में हूँ, मेरे को अभी एक एग्जांपल बताऊँ, आगे यूपीएससी करनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा तो नहीं कर पा रहा। अब मेरा कब होगा? जब नोटिफिकेशन आएगा यूपीएससी का, या जस्ट एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं छुट्टियाँ लूँगा, उस टाइम करूँगा प्रिपरेशन। लेकिन आपने अगर अभी से कर रखी है प्रिपरेशन साथ साथ में, तो आप कहीं ना कहीं 2-3 कदम मेरे से आगे होंगे यार, हमेशा रहेंगे वो। और वही 2-3 कदम लास्ट में जॉब में लगने में और नहीं लगने में, सिलेक्शन होने में और नहीं होने में अपना डिफरेंस बचता है। तो सबसे क्रूशियल टाइम यही है शॉर्ट नोट्स बनाने का, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने का, अपने जो पर्टिकुलर जो मैटर है हर सब्जेक्ट का वो डिसाइड करना कि भाई मेरे को इतना ही पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में मैटर हर कोचिंग का पढ़ा है, सारी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी है, इतना अपन नहीं पढ़ सकते। तो लिमिटेड मैटर छांटना सबसे पहले। तो भाई ऑथेंटिक बुक्स है, जो ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ सकता था, लेकिन मेरे साथ के फ्रेंड्स थे वो नहीं पढ़ पाते थे। जो आपको आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंगली सही बैठे, मैं बताऊँ बताएं, सबका अलग अलग होगा, सबको अलग अलग लैंग्वेज पसंद आएगी, किसी को एनसीईआरटी पसंद आएगी, किसी को आरबीएसई पसंद आएगी। लेकिन जो आपके हिसाब से सूटेबल है, सबसे पहले तो उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। भाई ये बुक्स मेरे को पढ़नी, इसमें मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मेनली ये करना है, जैसे इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ रहा हूँ तो लक्ष्मीकांत इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा हूँ, डीडी बसु भी पढ़ रहा हूँ, तो फिर डायलेमा आएगा और अपन सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे या अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला है अपना जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको तैयार करना है, सबको खुद खुद का। जैसे कुछ नोट्स यहाँ के ले लिए, कुछ ऑथेंटिक बुक्स के ले लिए, कुछ आपको लगे और कोई दूसरी संस्थान या जो भी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट है वो आपका आना है। संस्था को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और को नहीं पड़ेगा, आपको आपको घर वालों को पढ़ना है, वो होना चाहिए। उसके बाद अभी के टाइम में एक फिक्स टाइम कर लो, भाई मेरे को 2 महीने में 3 महीने में, जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है उसके साथ सिलेबस करना है। टेस्ट सीरीज के साथ जैसे 7 दिन में टेस्ट होता है तो उसमें सिलेबस नहीं हो पाता क्लास के साथ, मेरा भी नहीं होता था यहाँ पे। तो वो ऐसा है कि जो टॉपिक छूटे ठीक है उनको मार्क कर लो, और जब टेस्ट सीरीज खत्म हो उसके बाद करो। लेकिन टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेबस 3 महीने में 4 महीने में हो जाएगा। बिना टेस्ट सीरीज के खुद से चलें तो 1 साल में भी एसआई का सिलेबस नहीं हो सकता। खुद से करो, आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। हिंदी में राघव प्रकाश भी पढ़ ली, मानस पब्लिकेशन भी पढ़ ली, उसके अलावा 1-2 और बुक्स है वो भी पढ़ ली। तो वैसे नहीं करना, अपने को लिमिटेड पढ़ना है। क्योंकि पेपर बनाने वाला ज़रूरी नहीं है कि जो अपन 4 बुक्स भाई पढ़े उनमें से बनाए, वो तो अपने लक पे डिपेंड करता है क्वेश्चन आए या नहीं आए। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टडी मटेरियल तैयार करना है, लिमिटेड, ज़्यादा सोर्स नहीं होने, सोर्स कम से कम रखने हैं। उसके बाद अभी के टाइम में शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं आप। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में राजस्थान पॉलिटी में जब क्लासेस चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है, तब सबको आपको आर्टिकल्स याद होते हैं, मेरे को भी थे सारे अनुच्छेद 163 क्या 64 क्या 65 क्या सारे एकदम मुंह पे याद है। जैसे ही एग्जाम आते हैं तो 63 163 63 सेम होता है, 163 173 172 सारे सेम है, सब में राष्ट्रपति लगता है सही। तो इसमें भी राष्ट्रपति आएगा और इसमें भी राष्ट्रपति आएगा। तो उसके लिए है जो चीज़ें आपको याद है उनको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड मत करो, जो आपको याद नहीं है उनको शॉर्ट नोट्स में डालो। और अच्छे से शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट के, आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसके भी बनाओ, जो वीक है उनका ही बनाओ, ताकि जब एग्जाम आए तब एसआई का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, हिंदी और जीके दोनों का। तो उसमें आपको एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए तो आपको पूरे कोर्स का ओवरव्यू हो जाएगा, आपको अच्छे से जो जो कवर करने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होते तो उस टाइम ये होता है हमेशा कि यार ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, बाहर स्कूल के बाहर खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे साथ यही होता था पहले,
मैं एग्जाम हॉल में जाते जाता पढ़ता रहता था, हाथों पे लिख के ले जाता, मैं कहा थोड़ा सा याद करके चला जाऊँ, ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या पता। लेकिन जब इन दो में मैं जहाँ दोनों में इनमें सेलेक्ट हुआ और आर एस प्री मेरे अच्छे मार्क्स थे, 130 नंबर थे, तो इन तीनों में से था मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए थे, जो जो मेरे को सब्जेक्टों को बनाने थे। सारे तो नहीं हुए थे आर एस प्री में, लेकिन जिन जिन के मेरे को करना था उनके हो गए मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट। तो ये दो हो गई मेन चीज़ें। इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज और स्मार्ट स्टडी। जैसे ऐसा ही है तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये एक स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि जैसे यूपीएससी की जो करते हैं, सी सेट की करते हैं। अब सी सेट का पेपर ऐसा आता है कि उसमें आप कुछ भी पढ़ के चल जाओ, आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखा आंसर मिली आपको, जो एलिमिनेशन मेथड है उससे करना होता है। वो एलिमिनेशन मेथड एसआई में भी लागू होता है, ग्राम सेवक में लागू होता है, पटवारी आरएस प्री सब में लागू होता है। कि भाई 4 ऑप्शन है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है, क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन आ रहा है जैसलमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो एलिमिनेशन मेथड में है कि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उस क्वेश्चन को अटेंड करो। उसमें अपन जैसलमेर इस हिसाब से काट सकते हैं कि सबसे पश्चिमी साइड है तो ये राजधानी नहीं हो सकती और डेवलप भी नहीं है। फिर पीछे 3 ऑप्शन बचे, तो 3 ऑप्शन बचने का मतलब है आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.33 या 33% सही होने की। पहले 25% थी, उससे 33 पे आगे एक ऑप्शन एलिमिनेट करती। अब आप जैसे मान लो खुद जोधपुर से हो तो आपको पता है कि जोधपुर तो राजधानी है ही नहीं, वो ऑप्शन काट दो तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50%। फिर आप कोटा और जयपुर है, उनमें से आपको जो फर्स्ट हिंट लगे या जैसे हो तो वो आपको अटेंड करना चाहिए और वैसे करो ऑप्शन काट के। ये चीज़ें आपको यहाँ भी टेस्ट सीरीज में करनी चाहिए, जो मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करता था। मेरे अभी यहाँ जो पुराने रिजल्ट है वगैरह सब में देख लो, मैं आर एस प्री में 150 क्वेश्चन आते थे, मैं हरदम 145 ऊपर करता था, और मैंने वहाँ प्री में भी 144 क्वेश्चन किए थे मेन पेपर में। और तो ये चीज़ें सब मैंने यहाँ प्रैक्टिस की थी। मेरे को पता चल गया कि भाई मैं 3 ऑप्शन में 4 में से एक भी ऑप्शन काट देता हूँ तो मेरे 60% सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और 2 ऑप्शन काट दिए तो मेरा 90% सही होता है क्वेश्चन। 2 ऑप्शन में आ गया तो 90% मेरे सही होते हैं अभी भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ टेस्ट सीरीज में करनी पड़ेगी, ये एग्जाम हॉल में होगी नहीं। और अभी जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें ऐसा है कि आप 100 में से 30 क्वेश्चन छोड़ के फिर अपन सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं रख सकते। अपन ने 70 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, अपन सोचे 5 गलत होंगे, 65% कट ऑफ रहेगी, अपन सेलेक्ट हो जाएंगे। वो नहीं हो पाता क्योंकि जो इजी है वही गलत होते हैं। जैसे मैं उसमें हॉस्टल वार्डन सेलेक्ट हुआ, उसमें 120 क्वेश्चन थे, मैंने 100 उसमें 1/4 थी नेगेटिव मार्किंग, तो 120 में से 120 किए। और जो ये थी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इसमें 75 थे, उसमें से 74 किए। आपको थोड़ा स्मार्ट दिल चलना होगा। और ये एमसीक्यू वाला है तो इस पर मेजर फोकस करनी पड़ेगी। एक जो अपने OMR में जनरली गलतियां करते हैं जैसे मैंने की, वो मैं बता रहा हूँ, गोले गलत भरने में। मैं 8 जगह मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखा है इन 2 से पहले। 8 में से मैं 4 जगह 1 नंबर से कम में रहा हूँ, अभी वेटिंग लिस्ट में हूँ, जो आएगी तो आगे उनमें भी हो जाएगा सिलेक्शन। उनमें ज़्यादातर में ये था कि मैंने 1 या 2 क्वेश्चन गोले गलत भर दिए एक्साइटमेंट में कि अपने को सारा आ रहा है, अपन सेलेक्ट हो रहे हैं। बाहर आके देखा तो रियलिटी कुछ और ही थी। अगर वो चीज़ें नहीं होती गलतियाँ मेरे से, तो आज से शायद एक साल पहले यहाँ आया था, उस टाइम मेरी जॉब लग जाती ग्राम सेवक में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनका ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ही में सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक मार्क्स पे मेरिट डिसाइड होती है। 1 मार्क्स से आप बाहर हो जाओगे, 1 मार्क्स से इन हो जाओगे। एक सरकारी नौकरी मतलब आपकी 3 या 4 पीढ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, अच्छे से जीवन यापन हो जाएगा कि भाई अपने पेरेंट्स से, उनकी, अपने बच्चों की, और ऐसे ही जैसी जॉब हो तो अपने पोतों की भी अच्छे से जॉब मतलब जो हो जाएगी, जीवन यापन उनका अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए एक क्वेश्चन जिम्मेदार नहीं रहना चाहिए कभी भी, उसके लिए मलाल बहुत होता है। 10 नंबर से रह जाओ आपको मलाल नहीं होगा, 1 नंबर से रहे तो मलाल होगा। तो मेनली ये है कि इसके लिए आपको अच्छा एक टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, जो मैंने किया। मैं मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बाकी आपकी सबकी इंडिविजुअल होती है। कुछ चीज़ें कॉमन होती है लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती है। जैसे मेरा था कि मैं दिन में पढ़ता था, कई बच्चे सुबह जल्दी पढ़ते हैं, कई रात में पढ़ते हैं। तीनों चीज़ें ही सही है, आपको पढ़ना है, कभी पढ़ो, पढ़ना है। और मेरा एवरेज था, मैं 8 घंटे पढ़ता था। 8 से RS प्री आया तब मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, बाकी नॉर्मल 7-8 घंटे, 7-8 घंटे, कभी 12-13 घंटे तो मैं पहुँचा नहीं। 2 दिन का मिला के 13 घंटे होता था कई बार। तो ये था टाइम मैनेजमेंट का। मैं ऐसे करता था, जब मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था शुरू में, तब मैं पास में ही नहीं पहुंचा था किसी वैकेंसी में सिलेक्शन के। टाइम मैनेजमेंट का ऐसे किया कि मैं 1 महीने का मेरा पहले नॉर्मली ऐसा जो सिलेबस है उसको देख के डिवाइड करता कि जैसे SI का सिलेबस है तो उसको अपन 3 महीने में नॉर्मली कर सकते हैं। हिंदी और GK को अच्छे से कर सकते हैं 3 महीने में। 3 महीने का टाइम काफ़ी है। अगर कोचिंग साथ में चल रही है तो 4 महीने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिन में कोचिंग
3 महीने कर लिया, उसका एक ओवरव्यू बना लिया छोटा सा कि भाई इस टाइम तक मेरे को ये करना है। फिर मैं 7 दिन की स्ट्रेटजी बनाता था और रोज़ के 2 सब्जेक्ट पकड़ता था, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में ऐसा है कि दोनों सब्जेक्टों को मान लो 4-4 घंटे भी मिले तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। जैसे मान लो एक हिंदी पकड़ ली, एक पॉलिटी पकड़ लिया, पॉलिटी और ज्योग्राफी पकड़ लो कुछ भी, तो उनका 7 दिन का मैं तैयार करता। 7 दिन में मेरे को ये सिलेबस करना है। जो टेस्ट सीरीज में चल रहा होता तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से, अगर टेस्ट सीरीज में नहीं चल रहा होता तो मेरे हिसाब से मैं प्रिपेयर करता कि भाई मेरे को 7 दिन में ये चीज़ करनी है। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता था हरदम से कि भाई जो नॉर्मली 7 दिन में कोर्स होता है उसमें मैं 8 दिन का सिलेबस या 9 दिन का लेके चलता था, तो जिससे स्पीड बनी रहती थी, फ्लो। नहीं तो ऐसा होता था कई बार कम सिलेबस लिया तो छठे दिन ऐसा लग जाता आज हो जाएगा, 7वें दिन फिर मज़े मारने सुबह सुजान ही बैठ रहते थे और कुछ नहीं था। तो ये तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा और वो सबको खुद का इंडिविजुअल करना होगा। मेरे कहने से, सर के कहने से, या कोई आपको बोले 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है, वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको सोचना पड़ेगा। आप आपका एक एक कदम आपके घर वालों के लिए, आपसे जो आपके स्टेक होल्डर्स है जो आपसे जुड़ रखे हैं, अगर आप एक भी सरकारी नौकरी अच्छी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी जॉब अच्छी जॉब लोगे तो आपसे बहुत जने तो इन्फ्लुएंस होंगे और बहुतों की लाइफ बनेगी और खुशियाँ तो बहुत लोगों को मिलेगी, मुँह भी बहुतों के उतरेंगे। ठीक है, ये सब टाइम के साथ आपको चीज़ें पता चल जाएगी। और एक इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है यहाँ से, एक अच्छी चीज़ बताऊँगा, यही तो नहीं करनी है अपने को। जैसे मैं पहले फ़ोन खूब चलाता था, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे एक्टिव था, कॉलेज में था 5 साल। मैंने तैयारी शुरू की, तब मैं शुरू के 3 महीने मैंने फ़ोन रखा, तो उसमें मेरे को दिख गया था मैं क्वालिटी एजुकेशन क्लास लेने के लिए यूट्यूब खोल रहा हूँ और वो यूट्यूब कहीं और ले जा रहा है, लास्ट में आके सिद्धू मूसे वाले पे ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है अपने को। मैंने जैसे जियो फ़ोन रखा था 2 साल, छोटा वाला जियो फ़ोन था। जब मैं यहाँ आया तब नरेंद्र एनआर सर को पता है मेरे पास जियो फ़ोन था और मैं व्हाट्सएप वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता था। फिर सर ने कहा यहाँ का ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लास है, तब मैंने वापस मेरा बड़ा फ़ोन था वो ऑन किया था घर से लाके। तो जो टाइम मेरे पास जियो फ़ोन था और उसके बाद 1 साल ये था स्मार्टफ़ोन, इसमें रात दिन का फ़र्क था मेरी पढ़ाई में। नॉर्मली जियो फ़ोन होता था उसमें क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, किसी से बात कर ली घर पे, कितनी नॉर्मल बात होती थी, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गाने सुन लिए। ये फ़ोन आते ही मिनिमम 1 घंटा तो दिन में ख़राब होता ही था। 1 घंटा तो वो कब, जब इंस्टाग्राम बंद कर रखा था, सिर्फ व्हाट्सअप था, तो लोगों के स्टेटस देख देख के या खुद का स्टेटस दे लगा दिया तो वो दिन में 6-7 बार, 6-7 बार तो मिनिमम मैं नॉर्मली अपन देखते हैं किसने देखा है, क्या है, गाना सुन रहे हैं उसका। तो ये चीज़ें अपने को कम करनी पड़ेगी कि भाई एक तो इंस्टाग्राम अपने कोई यूज़ का नहीं है अभी, टेलीग्राम यूज़ का है, उसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, लास्ट, उसके बाद व्हाट्सअप लास्ट है। तो एक तो इंस्टाग्राम बंद कर दो, 1 घंटा रोज़ का बच जाएगा, सबके बच जाएगा। और सबको आपको पता है ये खुद की हालत, मेरी भी यही थी पहले। तो ये चीज़ करनी है। एक तो मोबाइल का लिमिटेड रखना है, दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड्स कौन होने चाहिए, कितने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जब आप सेलेक्ट नहीं हो गए और आपका फ्रेंड सेलेक्ट हो गया या वो भी नहीं हुआ चलो, लेकिन वो खुद की अलग डायरेक्शन होगी, आपकी अलग डायरेक्शन होगी, तो उसके बाद आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। माँ बाप है वो ठीक है, माँ बाप हरदम रहेंगे साथ में, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं होगा। पूरे टाइम में लोगों को पत्नियाँ छोड़ के चल जाती है, पति छोड़ के चल जाते हैं, तो फ्रेंड्स तो फिर भी उनसे पीछे हैं। तो आपको ये चूज़ करना होगा कौन सा फ्रेंड आपके लिए पढ़ाई में जो आपका साथी बन सकता है। जैसे मेरे जोधपुर में मेरे खूब फ्रेंड थे, मेरे जयपुर में बहुत है, इसलिए मैं कभी जयपुर नहीं गया। तो वहाँ पे ऐसा है कि जयपुर अभी लास्ट 2 महीने गया था तो किसी को बताया नहीं था कि मैं जयपुर हूँ। वहाँ ऐसा है कि जयपुर में रोज़ किसी का फ़ोन आ जाए शाम को कि भाई पार्टी करने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपके, जो आपका ऑरा है उसी के हिसाब से आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। आप एसआई की कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपके फ्रेंड्स या तो आरएस के होने चाहिए, एसआई या ग्राम सेवक। आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं होने चाहिए कोई माइनिंग इंडस्ट्री में जिसके खाने हैं, खाने चल रही है उसके मज़े से, वो है आपका फ्रेंड, तो वो आपको हरदम डिस्टर्ब ही करेंगे। और लिमिटेड फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके या आपको मोटिवेट करते रहे टाइम टाइम पे। क्योंकि हर 15 दिन में भी जो अपन तैयारी करते हैं उनके लिए एक दिन ऐसा आता है कि स्ट्रेस आ जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई, जैसे तबीयत खराब हो गई तो अपन डीमोटिवेट हो गए। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो अपने जो गुरुजन है वो, या फ्रेंड्स। नॉर्मली अपन टीचर्स से बात नहीं करते, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता कि भाई अपन परेशान है जाके सर को बोल दिया, वो नहीं करते। तो वो अपन फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। उस टाइम ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छी सलाह दे, आपको सही बातें बताएं कि भाई ये करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होगा आपको बोले चल ठीक है अपन 5-7 दिन माउंट आबू घूम आते हैं,
क्योंकि ये चीज़ें आपको आपके जो टारगेट है उससे हमेशा दूर करेगी। वो आपको चूज़ करना आपके फ्रेंड्स कौन होने चाहिए और कैसे होने चाहिए और कितने होने चाहिए। लिमिटेड ग्रुप हो तो अच्छा है, सारे पढ़ने वाले हो तो अच्छा है। 1-2 साल आपने अगर किसी से भी बात करना बंद कर दी, शादियों में जाना बंद कर दिया, तो किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है? जब आप सक्सेसफुल होगे, सब आपके पीछे आएँगे। मैं 2 साल प्रिपरेशन की थी, तो मेरे को याद है मैंने एक बार 10 दिन मेरे बीच में खराब हुए, 15 दिन। जब मैं कोई फैमिली में शादी-वादी आ गई थी, मेरे ये ऐसा हो गया, मैं चलते हैं। वहाँ मैं गया था 15 दिन, 3 शादियाँ थी। उन 15 दिन के चक्कर में ग्राम सेवक में रहा था पॉइंट्स में। वो हरदम रिग्रेट रहता है कि 0.2 से मैं अभी हूँ ग्राम सेवक में पीछे। वो रिग्रेट हरदम रहेगा आपको। मेरे को भी रहता था, ठीक है अब जॉब लग गई तो नहीं होता, लेकिन ये रहता था हरदम ये चीज़। और 2 साल जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उनमें से 3 या 4 जैसे एक सचिन बिश्नोई हैं, यहाँ है तो श्रुति कुमावत और ये क्या नाम है भवानी शंकर थे, ये प्रियंका वगैरह ये थे, ये साथ में थे, तो ये लिमिटेड फ्रेंड्स थे जिनका सर्कल था। जो स्कूल वाले थे उन सबसे मतलब नहीं होती थी बात, लेकिन आज जब जॉब में हुए सेलेक्ट हुए हैं तो सबसे वापस बात होने लगी, वही ग्रुप वापस बन गया, वही दोस्ती वापस हो गई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपने को लगा दोस्ती टूट जाएगी, कुछ नहीं होगा। और जो शून्यता है, खालीपन है, आप ऐसा सोचो कि भाई मैं दोस्तों से हट जाऊँगा तो क्या होगा, तो वो कोई किसी के फ़र्क नहीं पड़ना होता है। एंड ऑफ द डे आपके ही फ़र्क पड़ेगा आप जब सेलेक्ट नहीं होगे तब। आज मेरे ग्रुप में जो फ्रेंड्स थे मेरे स्कूल में, ज़्यादातर सेलेक्ट हो गए। जो मतलब मेरे खास फ्रेंड्स थे जैसे केसी सिंह देवड़ा, सचिन बिश्नोई, वो उसकी मेरी साथ में ही सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट ग्रेड में उसका भी सिलेक्शन हो गया सचिन का, यहीं पे था वो भी। वो था और केसी सिंह देवड़ा, मनीष रोजेरा, मतलब सारे हम फ्रेंड्स हैं, तो एक साथ ही हम 6 महीने के अंदर अंदर सारे लगभग सेलेक्ट हो गए हैं। और जो नहीं हुए वो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन जो फ्रेंड्स मेरे कॉलेज के टाइम थे कुछ, तो उस टाइम भी हम मज़े मारते थे, वो आज भी मज़े ही मार रहे हैं। तो नहीं नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने ग्रुप चेंज नहीं किया। वो जयपुर में मस्ती कर रहे थे, वहीं पे अभी भी मस्ती करते हैं, जयपुर जाते हैं मिल जाते हैं। तो उससे न तो मेरे को फ़र्क पड़ता है न उनको फ़र्क पड़ता है। यही आपके साथ होगा अगर सेलेक्ट नहीं होगे तो। बाकी एक चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि सरस्वती माता अपना कर्ज कभी नहीं रखती। आपने 1 घंटे पढ़ाई की है तो भी आपके वो लाइफ में काम आएगी। आपने 5 घंटे पढ़ाई की है वो भी काम आएगी, 8 घंटे की है वो भी काम आएगी। इसका पोटेंशियल अब ये है कि 8 घंटे की है तो आप अच्छी जॉब में लग जाओगे। 5 घंटे की है तो सरस्वती माता आपको इस काबिल बना देगी कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। और 1 घंटे जॉब की है पढ़ाई की है तो इसका है कि आप कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में आप कोई भी जॉब चूज़ कर सकते हो, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि सरस्वती माता अपना कर्ज नहीं रखती। और ऐसे अच्छे से 6 महीने दे दो एक बार, 6 महीने ज़्यादा नहीं देना, एसआई के लिए 6 महीने अच्छे से दे दो। अब हिंदी और जीके को अच्छे से करो, आराम से सिलेक्शन होगा और सबका सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई नहीं है जो पैदाइशी होशियार होता है या ठीक है, सबके वीक पॉइंट्स होते हैं, मेरे भी थे। लेकिन मेनली है कि वीक पॉइंट से अपने को काम करना पड़ेगा और वो खुद को करना पड़ेगा। जैसे इतने टाइम कंपटीशन में 2020 से पहले तक ये था कि अगर आपके मैथ वीक है या इंग्लिश वीक है तो आप दूसरे सब्जेक्ट जीके में बढ़िया पकड़ बना के आप हो सकते सेलेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एसआई के पेपर में 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये मैथ के भी आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं। आप सबको पता ही है ये तो। आप अगर ऐसा सोचो कि मैं उन क्वेश्चन में से किसी को टच ही नहीं करूँ, मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, तो वो एक हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा कि आपको हिंदी में उसमें फिर 85-90 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप जैसे मैथ में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, तो उसमें से आप 6 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, हर कोई, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। वो करोगे तो वो 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो मेनली ये है कि अपने जो वीक पॉइंट्स है सबके सबके खुद खुद के वीक पॉइंट्स होते हैं, उन पे आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। नोटिफिकेशन आने के बाद उन पे नहीं होगा काम। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको हिस्ट्री दिखेगी सिर्फ या ज्योग्राफी दिखेगी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं अपने को, तो सोचे ये पहले कर लेते हैं फिर बाकी कर लेंगे। तो उस टाइम मैथ्स वगैरह कुछ नहीं होगी अपने से। तो अभी आप खुद खुद का वीक पॉइंट देखो। सारे ज़्यादातर बच्चों का वीक पॉइंट या तो आपका पॉलिटी होगा या जो आर्ट्स बैकग्राउंड है उनके मैथ होगी, या कई साइंस जो कभी मज़ा लिया नहीं साइंस पढ़ने में तो उनका साइंस हो सकता है। ये 3 है जो वीक पॉइंट्स हो सकते हैं। ज्योग्राफी सबको आती है, हिस्ट्री आर्ट्स ये हिस्ट्री और कला संस्कृति सबको आती है। मेनली इंडिया पॉलिटी और मैथ, रीजनिंग या फिर साइंस, ये चीज़ें तो। लेकिन ये ऐसे हैं कि इन पर आप थोड़ा सा अलग से टाइम दोगे ना, भाई आप नॉर्मली एक सब्जेक्ट को पूरे आपके सिलेबस में मान लो 20 घंटे दे रहे हो, तो जो मैथ है उसको 25 घंटे दो, अनुपात में डिवाइड करो, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम देके अभी से अपनी जो वीक पॉइंट्स है उन पे अच्छे से काम करो। अब सारे गारंटी है सारे सेलेक्ट हो जाओगे। और मेन एक पॉइंट और रहता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस सबके आता है।
स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस यही है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है और आपकी जो रियलिटी है, उनके बीच का जो गैप है ना, वही स्ट्रेस है। आप जैसे मैं एक्सपेक्टेशंस करूँगा, मेरे को यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, इस बार आईएएस बनना है, सीधा जोधपुर मेरे को नागौर कलेक्टर लगना है, चलो ये सोच लिया, ठीक है। ये तो हो गई मेरी एक्सपेक्टेशंस। अब रियलिटी है कि मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा जब रिजल्ट आएगा तब मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा, उस टाइम आएगा स्ट्रेस। वो स्ट्रेस हो गया एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का गैप। तो आपको हमेशा एक्सपेक्टेशंस उतनी रखनी चाहिए जितनी आपकी एक्चुअल रियलिटी है। वो खुद को सबका पता होता है। आप 2 घंटे पढ़ गए, आप कोई भी आरएस की या आईएएस की या एसआई की अपन कल्पना नहीं कर सकते, कोई भी एग्जाम की नहीं कर सकते 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के। तो अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रोज का आप डेली 8 घंटे दो। अगर 8 घंटे दिया है तो ये गारंटी ले सकता हूँ आपके स्ट्रेस नहीं आएगा। कुछ टाइम बाद, महीने 1.5 महीने बाद आपका स्ट्रेस वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप में अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ यार मेरा कोर्स हो रहा है और अच्छे से हो रहा है और स्मार्टली हो रहा है एकदम। भाई एक ऐसा भी होता है, कईयों की आदत होती है कि हिस्ट्री पढ़ना है, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें मजा आने लग जाता है। महाराणा प्रताप भी पढ़ रहे हैं, देव सुल्तान देवड़ा भी पढ़ रहे हैं, दत्तानी के युद्ध भी पढ़ रहे हैं, सब वो जितनी संधियाँ वंधियाँ सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये संयोगिता लेके भाग्यार कर दिया, सब पढ़ते हैं। वो नहीं आते आजकल एग्जाम में। मेनली कला संस्कृति का आता है। और आप ढंग से एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि उनमें मतलब कोई भी पेपर हो उसमें 40% तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कोई पेपर उठा लो आप, एसआई का उठा लो, उसमें 40% रिपीट होंगे। करंट और सर्वे के छोड़ दो, उसके अलावा सारे क्वेश्चन लगभग 40% रिपीट आ रहे हैं। तो उनमें मेनली ये है कि अपने हिस्ट्री में देखें तो हर राजवंश से 4 या 5 राजा या 2 राजा 3 राजा ऐसे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अपने मेवाड़ राजवंश है, उसमें से अपने सांगा से शुरू होता है, कुंभा शुरू होता है, कुंभा सांगा, फिर ये अपने क्या नाम है महाराणा प्रताप, और फिर आगे राज सिंह। मेनली इन पे क्वेश्चन आते हैं 5 पे, ठीक है, 4 पे। जयपुर है, जयपुर में सवाई मान सिंह पे सबसे, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह और मिर्जा राजा मान सिंह, इन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठते हैं हर बार। तो अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा जो है उनको अपन बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, भाई जैसे ईश्वर सिंह पर भी इन पे भी क्वेश्चन आ जाते, लेकिन इनका ओवरव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपन रट रहे हैं हर चीज़ को। और डेट्स वगैरह है तो ऐसा है कि जो युद्धों की तारीखें वगैरह हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है नॉर्मली, कहीं पे भी उनका ऑथेंटिक सोर्स है नहीं, तो वो ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं। कुछ एग्जाम्स जो RSSM भी आती है कंडक्ट, उनमें डेट वगैरह पूछ लेते हैं। RPSC नॉर्मली एग्जैक्ट डेट नहीं पूछती, और पूछेगी तो भी उसमें अपने गैप दे देगी इतना ज़्यादा। ऐसे नहीं पूछेगी कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून भी जो 1576 को हुआ था तो 21 जून, 20 जून, 17 जून, 16 जून, ऐसे RPSC नहीं पूछती। RSSM भी पूछ सकती है। तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है और फैक्ट्स है उनको अच्छे से याद करना है, लेकिन हर फैक्ट को याद नहीं करना है। तो कला संस्कृति है, तो कला संस्कृति में जो 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक है और 9th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, वो दोनों आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि वो हर पेपर मतलब जैसे 10 कला संस्कृति क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 या 8 उसमें से आएंगे। उस छोटी सी बुक है वो, और सब ने देख रखी होगी जो 9th-10th की राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, उनमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं। और वो अपने को, आप कोई भी नोट्स मार्केट में से देख लो, जो चीज़ें उसमें से दे रखी है राजस्थान अध्ययन, वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, ज़्यादातर नोट्स में नहीं मिलती वो चीज़ें, ऐसी वो उस बुक में दे रखी है। तो वो बुक्स अपने को कला संस्कृति के लिए अच्छे से करनी है, और हिस्ट्री भी उनमें ठीक ठाक दे रखी है। फिर भी आपको लगे वीक है तो थोड़ा अलग से पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना हिस्ट्री पे। मेनली सिलेक्शन का पोर्शन है सर का सब्जेक्ट ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। उसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के क्वेश्चन कम आते हैं और इजी सब्जेक्ट है। राजस्थान ज्योग्राफी में आप 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 सही कर सकते हो। आपको सबको पता है, टेस्ट सीरीज में देते हैं अपन 50 में से 47, 48 सबके लगभग 40 से ऊपर तो आते ही एवरेज स्कोर बच्चों के। तो इस टाइप से अपने को करना है, और दिमाग में हरदम यही रखनी है कि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तब 2020 तक सब सही चल रहा था, फिर थोड़ी घर पे प्रॉब्लम आने लगी, दादा की तबीयत ख़राब हुई, तब पापा ने जॉब छोड़ दी थी उनका, मतलब मेडिकल के चक्कर में। तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई थी घर पे इकोनॉमिकली, तो फिर उसके बाद मैंने 21 में तैयारी शुरू की। और मेरे को सबसे पहले वो कैसर सर थे सूरतगढ़ में, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर उन्होंने सुपर 30 का बताया, मैं यहाँ आया तो नरेंद्र सर का कोचिंग का पूरा एकदम सपोर्ट था। लेकिन उस टाइम पीरियड में ये था कि मेरे को वन वे दिख रहा था कि सिलेक्शन हुआ तो ही होगा, नहीं हुआ तो ऑप्शन ही नहीं है नहीं होने का, तो कि होना ही करना ही है सिलेक्शन। तो आज सिलेक्शन हुआ तो पहले मेरे सिस्टर का हुआ ग्राम सेवक, फिर मेरे भाई का रीट में हुआ, फिर मेरा हुआ, लगातार ही हुआ हम तीनों का। सिलेक्शन होते ही सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, हर चीज़ दूर हो रही है। आज मेंटली सब शांत है, सब कुछ है। तो और जो मेरे से लोग जुड़े हुए थे, मेरी फैमिली है, मेरे ननियाल के लोग हैं जो है, सब
सब जो छोटे बच्चे जो भाई वगैरह प्रिपरेशन कर रहे थे सबको एक नई मोटिवेशन नई ऊर्जा मिली है, सब अच्छे से प्रिपरेशन करें। मैं खुद देख रहा हूँ ये सब चीज़ें यहाँ आपके साथ होनी है। अच्छे से प्रिपरेशन करो और खुद के साथ ईमानदार रखो, खुद के प्रति और खुद के माँ बाप के प्रति ईमानदार रखो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास कौन बैठा हो, उसका हो नहीं हो, आपका हो नहीं हो। जब तक यहाँ आप हो इंस्टीट्यूट में तब आप सब जुड़े हो। जब यहाँ से निकलोगे, जब वैकेंसी निकल जाएगी, पेपर हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाओगे। सबका खुद का इंडिविजुअल रहेगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बस इतना सा। एक नंबर से रहो तो भी आप रहोगे, लोगों की नज़रों में नालायक रहोगे। एक नंबर से रहो तो एक नंबर ज़्यादा आगे आप सेलेक्ट हो गए तो आप नालायक हो तो भी उनके लायक बन जाओगे। वो सेम आदमी बोल देंगे कि भाई बहुत बढ़िया लड़का था। तो इसके लिए सबकी अपन जो यहाँ बैठे हैं सब लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से हैं, सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन नॉर्मली सेम होती है, सबके प्रॉब्लम्स होती है। गर्ल्स के नॉर्मल शादी की होती है, घर वाले थोड़ी सी एज होती है शादी वगैरह बोलने लग जाते हैं, तो प्रेशर वो भी अलग होता है जो नॉर्मल बॉयज़ पे कम होता है थोड़ा। इन सब से पार पा के प्रिपरेशन अपने को ही करनी पड़ेगी और हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पढ़ाई अच्छे से। तो ये है अच्छे से आप सभी पढ़ो और सब सेलेक्ट हो गए, ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई पीछे रह जाएगा जैसे भाई वैकेंसी कम है क्या है। नॉर्मल ऐसे ही में 1800 वैकेंसी आती है तो उसमें सारे आराम से सेलेक्ट हो सकते हो, सभी पोटेंशियल रखते हो और आप बहुत अच्छी जगह हो। आप ऐसा मत सोचो जयपुर में कोई बड़ी कोचिंग है, जोधपुर में बड़ी कोचिंग है, वहाँ क्या करा रहे हैं। मैंने ज़्यादातर को देख रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन दूसरों का आईडी कार्ड लेके मैं घुस रखा हूँ सब में। मेरे को सबकी रियलिटी पता है। जो यहाँ पे आपको ध्यान दे रहे हैं ना वैसा कहीं नहीं देंगे। और वहाँ जैसे 1500 की क्लास चल रही है, 1500 बच्चे बैठे हैं, आप आओ मत आओ किसी कोई मतलब नहीं है। आपका डाउट हो कोई लोगों को मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 1% ये तो डर रहता है कि नंदराम सर डांटेंगे, नरेंद्र सर कुछ बोल देंगे, या अपने ज्योग्राफी वाले सर राजेंद्र सर कुछ बोल देंगे। ये चीज़ सिर्फ यही है जो एक स्कूल टाइप का अपने को इन्वायरमेंट देती है। जो अभी यहाँ रहोगे तब आप सबको लगेगा यार क्या है, एक्टिक है, एकदम बैठा रखा है सबको। लेकिन यही एक्चुअल में जो ईमानदारी की पढ़ाई है वो यही है। बाकी एंड ऑफ द डे आपको सबको खुद को मेहनत करनी है, अच्छे से आप मेहनत करो सभी सेलेक्ट हो गए और ऐसा कुछ है नहीं। और इसी के साथ मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि आप जल्दी से सभी एसआई में सेलेक्ट हो। बाकी जो मेरा पहले सपना था कि मेरे को एसआई में जाना है, वर्दी पहननी है, करनी है, आरएस की कर रहा था, लेकिन जब अब मेरा लेवल 12 में हो रखा है, 48 ग्रेड पे है, तो एक बार अभी ये है कि घर वालों ने मना कर दिया कि एसआई की नहीं करनी है, अब आरएस की या आईएएस की करनी है तो कर। तो ये चीज़ है, तो मेरा जो सपना था वो आप पूरा करो जल्दी से। आप सबको देखो 2 स्टार लगे हुए आपके, ठीक है। हाँ किसी कोई क्वेरी हो तो बता दो। हाँ बाजी। हाँ ये एक पॉइंट रह गया था पीछे रिवीजन का। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो मिनिमम 1 घंटा आप रिवीजन के लिए दो। आपको टाइम लगेगा कि यार क्या है, ये आता है अपने को, अपन ने कल ही पढ़ा है, सबको आता है। वो ऐसा लगता है जैसे अपन ने ज्योग्राफी कंप्लीट की है तो अपने को लगता है ज्योग्राफी आ रही है। 5-7 दिन तक अपने को लगता है, भ्रम रहता है। उसी चीज़ का 10 दिन 15 दिन बाद टेस्ट होता है तो अपने क्वेश्चन गलत होते हैं। उसका सबसे अच्छा ये है कि आप 7 दिन मतलब 1 घंटा रोज का ऐसा रखो जिसमें आप रिवाइज करो। और उसमें भी उस पोर्शन को ज़्यादा करना है जो आपने अभी नया पढ़ा है या जो आपको लगता है आपको कम याद है, या जो आपको सब्जेक्ट वाकई में थोड़ा हार्ड लगता है। मतलब खुद से होता है सबको कि भाई ये मेरा वीक पॉइंट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आप रोज़ का 1 घंटा करो भले, या कुछ का ये रहता है कि भाई संडे को रिवीजन करना होता है, जो 7 दिन पढ़ा उसको संडे का रिवीजन करना होता है, और फिर मंथ में लास्ट में 1-2 दिन निकाल के पूरे मंथ का रिवीजन करना होता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बार आप कोर्स को घुमाओगे ना, मैंने आते ही वही बात शुरू की थी कि आप 3 महीने में कोर्स करो। 3 महीने में कोर्स करने का एक, जब तक वैकेंसी आएगी आप 2-3 बार कोर्स कर चुके होगे। पहली बार जो कोर्स का सर्कल है वो 3 महीने में होगा, दूसरी बार 2.5 महीने में होगा, तीसरी बार करोगे शायद 2 महीने में पूरा ऐसा का सिलेबस आपका हो जाएगा। तो आपको रिवीजन, मैं जो करता था, मैं मतलब ऐसा करता था जैसे आज मैंने पढ़ा है, आज का रिवीजन कल करूँगा और परसों मैं पिछले दोनों दिनों को रिवीजन करूँगा। तो ऐसा मैं 7 दिन का रखता था एक सर्कल। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स से जो खुद सेलेक्ट हुए हैं उनका कहेंगे ऐसा था, वो 7 दिन का साथ में रिवीजन करते थे। 7 दिन पढ़ा पूरे सप्ताह, और 7वें दिन संडे को या सैटरडे को जब भी उनका होता था ना,
उस दिन वो अच्छे से पूरा वापस रिवाइज करते जल्दी जल्दी पढ़ के। और साथ शॉर्ट नोट्स का मैंने बताया था कि रिवीजन और शॉर्ट नोट्स यही है कि जितनी बार आप सर्कल घुमाओगे एसआई में, सिलेबस का हिंदी में, जीके में, उतनी बार आपके जो सिलेक्शन होने का रेशियो ऊपर बढ़ता रहेगा, ग्राफ ऊपर बढ़ता रहेगा। आप सोचोगे एक बार मैं सिलेबस बहुत अच्छे से करूँगा, बहुत अच्छे से सिलेबस आज तक किसी का नहीं बार नहीं होगा किसी का। अपन सोचते हैं ना बहुत अच्छे से करेंगे, तो भाई अपन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी 4 वैकेंसी निकल जाएगी ना, तब भी अपन अच्छे से सिलेबस कभी नहीं कर सकते कोई भी वैकेंसी में। तो ये है जो जनरल है वो करो और बेसिक्स अपने क्लियर रखो, ज़्यादा डीप किसी सब्जेक्ट में नहीं जाना, बेसिक बेसिक पढ़ना है। और लेकिन बेसिक ऐसा है अच्छे से याद होना चाहिए। आज महाराणा प्रताप के बारे में कोई बात है तो वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एक एक कंठस्थ होनी चाहिए। सुल्तान देवड़ा के बारे में है तो वो आपको अच्छे से याद हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन महाराणा प्रताप मैटर करते हैं। आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी पिछले सालों के क्वेश्चन देख के कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या। थोड़ी सी रणनीति बना के थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे ना, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो धक्का गाड़ी है उसमें भी रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आपको लेट मिलेगा रिजल्ट। लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे, एमसीक्यू पे ध्यान दोगे, कहाँ आपकी गलती हो रही है। कई ऐसे होते हैं जिनके, जैसे पहले मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मैंने जो कर लिया एमसीक्यू, मैं लास्ट में गोले भरता था सारे। लास्ट में जब गोला भरता था, क्वेश्चन पढ़ता था, तब उस टाइम डायलेमा में आकर मैं आंसर चेंज कर देता था। हरदम ऐसा करता था, 5-7 क्वेश्चनों का आंसर चेंज किए। जितने आंसर क्वेश्चन मैं चेंज करता था ना, वो सारे गलत होते थे, सारे के सारे। उसके बाद मैंने ऐसा कर दिया कि जो मेरे को लगा, मैंने अच्छे से सोच लिया पहली बार में, तो मैंने कर दिया। अगर मेरे को लग रहा है इसमें कोई डाउट है तो मैं वो उस पर मार्क ही नहीं करता या उसको एक बार छोड़ के रखता हूँ, तो फिर लास्ट में वापस देख के अच्छे से सोच के ही करता हूँ। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जल्दी जल्दी में एक बार सारे कर लिए, 100 है तो उसमें से मान लो 90 कर लिए। जब गोले भर रहा होता था वो जैसे ही ऑप्शन देखा, मैं कहा नहीं 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 ये बी नहीं होगा, इसका सी होगा। तो सी करते ही तो पार हो जाते थे रेस से। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें उन पर ध्यान देना है, बाकी मेहनत सभी कर रहे हैं। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी होगी तो सारे सिलेक्ट हो जाओगे अच्छे से, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये और हमेशा अपने जो इष्ट देव है, देवी देवता हैं जो भी आपके हैं, उनमें आस्था रखो, अपनी बुक्स में आस्था रखो, इनकी इज्जत करो। बुक्स की इज्जत करोगे तो ये आपकी इज्जत करेगी। ठीक है, कपड़ों का यही होता है, कपड़ों को आप अच्छे से रखोगे तो वो आपको अच्छे से रखते हैं। अपने जब भी स्ट्रेस वगैरह कुछ भी आए, थोड़ा भगवान का होता है, जो आपके देवी देवता जो भी आपके इष्ट है, पूजनीय है, उनका थोड़ा माइंड में होता है, तो आप थोड़ा सा एक फ्री हो सकते हो उनके भरोसे कि हाँ यार मैं अब मेरी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट उनके हाथ में है, वो करेंगे, तो स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। तो ये होना चाहिए। और किसी कुछ? भी कल तक मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो 15 दिन की ट्रेनिंग थी, उसमें खूब रगड़ा। तो रात को भी कम ही सोया था, सीधा यहीं आया हूँ। तो अब बोलने का मैंने तैयार नहीं किया था, सीधा मैं यहाँ के बोल रहा हूँ और पहली बार बोल रहा हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना भाई, समझ गई, सबके साथ का ही हूँ। ठीक है, तो सर ने कहा था प्रिपेयर करने का, लेकिन हो नहीं पाया था। रात को फ्रेंड्स वगैरह थे, लेट हो गया उनके साथ, फिर सुबह में जल्दी उठ के यहाँ आया। ऐसा था, तो कोई गलती लगे या जो भी आपको लगे तो माफ़ कर देना, वो समझ गए। बाकी कोई हो क्वेरी तो बता देना। ठीक है, ठीक है आज़ाद।